अपना पूरा जोर लगाकर यामिनी ने चंद्रकला का गला पकड़ा हुआ था और जोर जोर से गुर्रा रही थी। चंद्रकला का दम घुटने लगा था और वो तड़प रही थी। ये देखकर रेशमी भी अब डर गई थी, क्योंकि रेशमी कभी भी चंद्रकला को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। रेशमी के पास एक और औषधि थी जो यामिनी को ठीक कर सकती थी। रेशमी उस औषधि का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो फिर सबको ये पता चल जाता कि यामिनी के अंदर कोई काला साया नहीं आया था। यामिनी की वजह से गांव वालों में जो डर पैदा हुआ था वो उसे बरकरार रखना चाहती थी, लेकिन चंद्रकला की हालत बदतर होती जा रही थी। ये देखकर रेशमी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने मन ही मन कहा, ये चंद्रकला दीदी अपनी किसी विद्या का इस्तेमाल करके शांत क्यों नहीं कर देती यामिनी को। लेकिन चंद्रकला ने अभी तक किसी भी विद्या का इस्तेमाल नहीं किया था। अब रेशमी से चंद्रकला की ये हालत नहीं देखी जा रही थी। उसने फिर खुद से कहा, इस तरह तो यामिनी चंद्रकला दीदी को मार देगी। नहीं, मुझे यामिनी को दूसरी औषधि देकर शांत करना ही होगा। यामिनी और गांव वालों के मन में डर पैदा करने के लिए मैं कुछ और कर लूंगी। ये सोचकर रेशमी पानी लेने के लिए रसोई की तरफ दौड़ी। चंद्रकला की आंखें अब धीमे धीमे बंद हो रही थी। चंद्रकला की ये हालत देखकर वहां मौजूद सभी गांव वालों की सांसें अटक गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चंद्रकला कुछ कर क्यों नहीं रही थी। पीछे खड़े 4 हट्टे कट्टे नौजवान चंद्रकला को बचाने के लिए आगे बढ़े और जाकर यामिनी के दोनों हाथों को पकड़कर चंद्रकला का गला छुड़ाने लगे। लेकिन यामिनी के हाथ टस से मस नहीं हो रहे थे। यामिनी ने एक पल के लिए चंद्रकला का गला छोड़ा और जोर से गुर्राते हुए अपने हाथों को झटके से पीछे की तरफ ढकेला और उसी झटके के साथ चारों आदमी अलग अलग दिशा में दूर दूर जाकर गिर गए। एक बार फिर सबकी चीख निकल गई और यामिनी ने अगले ही पल फिर से चंद्रकला का गला पकड़ लिया। तब तक रेशमी भी पानी लेकर आंगन में पहुंच चुकी थी। वो पानी का गिलास और औषधि लेकर चंद्रकला की तरफ बढ़ रही थी कि तभी नीति ने चंद्रकला का पल्लू खींचते हुए पुकारा, माँ माँ। चंद्रकला ने झुकी नजरों से नीति की तरफ देखा। उसने दबी आवाज में मन ही मन कहा, मुझे अपने लिए ना सही लेकिन नीति के लिए अब अपनी किसी विद्या का इस्तेमाल करना ही होगा। चंद्रकला अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाने लगी। ये देखकर रेशमी वापस रुक गई। चंद्रकला ने अपने दाहिने हाथ से यामिनी का सिर पकड़ लिया और उसे अपने से दूर करने लगी। ये देखकर सब चौंक गए कि यामिनी के हाथ की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी और उसके कदम पीछे की तरफ बढ़ने लगे थे। ऐसा होता देख सबके चेहरे पर एक राहत दिखाई दे रही थी। अब यामिनी की गिरफ्त से चंद्रकला का गला पूरी तरह छूट गया था और यामिनी अब चंद्रकला से इतनी पीछे हो चुकी थी कि उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ अब चंद्रकला के गले तक नहीं पहुंच पा रहे थे और ना ही वो अपना सिर छुड़ा पा रही थी। अब यामिनी जोर जोर से तड़प रही थी और लेकिन उसके गले से अभी भी लगातार गुर्राने की आवाजें आ रही थी। चंद्रकला ने मन ही मन मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यामिनी का गुर्राना और उसका तड़पना कम होने लगा था। देखते ही देखते यामिनी की आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी और कुछ ही पल में यामिनी बेहोश हो गई। यामिनी जैसे ही बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगी, चंद्रकला ने आगे बढ़कर यामिनी को संभाला और योगेंद्र, जो अभी भी डर के मारे वहीं दीवार के सहारे जमीन पर बैठा हुआ था, उन्हें आवाज लगाते हुए कहा, योगेंद्र भाई साहब, अब डरने की कोई बात नहीं है। आइए और मालकिन को संभाल कर इनके कमरे में ले जाइए। योगेंद्र हिम्मत करके वहां से उठा और यामिनी की तरफ बढ़ा। तब तक दूसरी तरफ से राघव भी दौड़ता हुआ आया। दोनों ने मिलकर यामिनी को उठाया और उसे उसके कमरे में ले गए। यामिनी जब वहां से गई तो आज सबकी जान में जान आई। रेशमी दौड़कर चंद्रकला के नजदीक आई और अपने हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास चंद्रकला को दिया। चंद्रकला ने
पानी का गिलास लिया और हाँफते हुए एक ही घूंट में पूरा पानी पी गई। लेकिन इस घटना के बाद सब गांव वालों के जहन में फिर से डर बैठ गया था। वही गांव वाले जो सुबह तक बिल्कुल निश्चिंत हो चुके थे कि अब कोई काला साया उनको परेशान नहीं करेगा, उन्हीं गांव वालों के माथे पर फिर से चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी थी। मोहन जी ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, चंद्रकला, उस काले साये को तो टीले वाले बाबा अपने साथ ले गए थे, फिर ये कौन सा काला साया है जो यामिनी के अंदर आ गया था? चंद्रकला उन्हें समझाना चाहती थी कि यामिनी के अंदर कोई काला साया नहीं था, लेकिन उसने ये बात गांव वालों को नहीं बताई। चंद्रकला ने अपनी तेज चल रही सांसों को स्थिर किया और जवाब में सिर्फ इतना ही कहा, चिंता मत कीजिए चाचा, ये काला साया इतना ताकतवर नहीं था। लेकिन ये बात गांव वालों को हजम नहीं हुई। उनमें से किसी एक ने चंद्रकला से कहा, ये कैसे हो सकता है चंद्रकला? उस काले साये ने सीधा तुम पर हमला किया था। अगर ताकतवर नहीं होता तो वो तुम पर हमला कैसे कर सकता था? तुम्हें तो कोई काला साया छू भी नहीं सकता है। इस बात का चंद्रकला के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपने गले के रुद्राक्ष को धीरे से पल्लू के नीचे छुपाते हुए कहा, चाचा, वो बस इसीलिए कि एक तो मैं सबसे आगे खड़ी थी और दूसरा मैं आज अपना रुद्राक्ष पहनना भूल गई थी। लेकिन जब मैंने उस पर अपनी सबसे सरल विद्या का इस्तेमाल किया, तभी उस काले साये ने मालकिन का शरीर तुरंत छोड़ दिया। चंद्रकला की बातें सुनकर गांव वालों की थोड़ी हिम्मत बंधी थी, लेकिन डर अभी भी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। चंद्रकला ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, अब आप लोग चिंता मत कीजिए और अपने अपने घर जाकर सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। ये कहकर चंद्रकला भी वहां से बाहर की तरफ निकली और पीछे पीछे गांव के बाकी लोग भी अपने अपने घर की तरफ चले गए। चंद्रकला, रेशमी और नीति तीनों अपने घर पहुंच चुके थे। नीति काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए वो जाते ही सो गई। जब नीति सो गई तो रेशमी चंद्रकला के नजदीक आई और चंद्रकला से पूछा, दीदी, एक बात पूछूं आपसे? चंद्रकला अभी भी खुली आंखों से अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने रेशमी की तरफ करवट बदली और कहा, हाँ रेशमी, पूछो, इसमें कहने वाली क्या बात है? रेशमी ने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा, दीदी, मैं भी काफी समय तक टीले वाले बाबा की शरण में रही हूँ। ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना तो मुझे भी समझ आ गया था कि यामिनी मालकिन के अंदर कोई काला साया नहीं था। और मैं जानती हूँ कि ये बात आपको भी पता है, तो आपने गांव वालों से ये बात छुपाई क्यों? रेशमी ने टीले वाले बाबा का नाम लेकर ये बात कही जरूर थी, लेकिन चंद्रकला को थोड़ा बहुत आश्चर्य जरूर हुआ कि रेशमी को इतना कुछ कैसे पता है। लेकिन चंद्रकला ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जवाब देते हुए कहा, रेशमी, वो इसीलिए क्योंकि मुझे ही नहीं समझ आया कि जब यामिनी के अंदर कोई काला साया नहीं था तो उसे हुआ क्या था। अब अगर मैंने गांव वालों को ये कह दिया होता कि यामिनी के अंदर कोई काला साया नहीं था, तो गांव वाले मुझसे यही पूछते, फिर यामिनी को हुआ क्या था, तो मैं उनको क्या जवाब देती? रेशमी को भी चंद्रकला की बातों में तर्क दिखाई दिया। दरअसल रेशमी सिर्फ ये जानना चाहती थी कि कहीं ये बात छुपाने के पीछे चंद्रकला का कोई दूसरा कारण तो नहीं था। जब रेशमी को अपना जवाब मिल गया तो रेशमी वापस अपनी जगह जाकर सो गई। रेशमी तो जाकर सो गई थी, लेकिन चंद्रकला को अभी भी नींद नहीं आ रही थी और उसके मन में यही सवाल चल रहा था कि आखिर यामिनी को हुआ क्या था। सुबह जब यामिनी की आंख खुली तो उसे अपना सिर बहुत भारी महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत सारा बोझ उसके सिर पर डाल दिया हो। उसने अपने आसपास देखा कि हवेली के सभी सदस्य उसको घेरे हुए खड़े थे और कहीं न कहीं अभी भी सबके चेहरे पर एक डर दिखाई दे रहा था। उसे ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि कल रात को उसके साथ क्या हुआ था। योगेंद्र ने अब सबको जाने के लिए कहा। कमरे में अब सिर्फ यामिनी, योगेंद्र और राघव ही बचे थे।
यामिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। सबके जाने के बाद यामिनी ने योगेंद्र से पूछा, भैया ये क्या हो रहा है? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? योगेंद्र ने राघव की तरफ देखा और यामिनी से कहा, क्या हुआ था? अपने दिमाग पर जोर डालो यामिनी, तुम्हारे अंदर कोई काला साया प्रवेश कर गया था। ये सुनते ही यामिनी के होश उड़ गए। उसने चौंकते हुए कहा, क्या? योगेंद्र ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, यहाँ तक कि तुमने मुझे भी उठाकर फेंक दिया था। अभी तक मेरी कमर दर्द कर रही है। यामिनी ने जब अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे धुंधला धुंधला कुछ याद आने लगा। उसने योगेंद्र से कहा, हाँ भैया, मुझे कुछ याद तो आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे अंदर कोई काला साया आ गया था। इस पर राघव ने कहा, अगर काला साया नहीं आया था तो क्या वो आपको मिर्गी के दौरे पड़ने लगे हैं? यामिनी ने जवाब देते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है कि जब मैंने पत्थरभुज बाबा का पत्थर पहना हुआ है तो फिर मेरे अंदर कोई काला साया प्रवेश कैसे कर सकता है? ये बात सुनकर योगेंद्र और राघव दोनों ही सोच में पड़ गए और योगेंद्र ने कहा, हाँ यामिनी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो अगर तुम्हारे अंदर कोई काला साया नहीं था तो फिर तुम्हें हुआ क्या था? इसका जवाब देते हुए राघव ने कहा, इसका मतलब चाची आपको सच में मिर्गी के दौरे पड़ने लगे हैं। यामिनी ने राघव की बात को बिल्कुल अनसुना करते हुए कहा, इसका जवाब तो सिर्फ पत्थरभुज बाबा से ही मिलेगा। लेकिन योगेंद्र इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। उसने यामिनी से कहा, यामिनी, मुझे नहीं लगता कि पत्थरभुज बाबा के पास जाने का कोई फायदा है। हम कितनी बार उनके पास जा चुके हैं, किसी भी तरह की मदद तो वो करते नहीं है, हर बार खाली हाथ ही आना पड़ता है। इसके जवाब में यामिनी ने कहा, यही तो उनकी खासियत है भैया। पत्थरभुज बाबा के किसी भी समाधान का एक ही समय होता है। जब वो सही समय आता है तभी वो समाधान बताते हैं, और वैसे भी उनके पास जाने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। इस पर राघव ने कहा, ठीक है चाची, अगर ऐसा है तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। लेकिन यामिनी ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं राघव, उनके पास मैं अकेले ही जाऊंगी। ये कहकर यामिनी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। यामिनी कुछ देर बाद अपने सारे काम निपटाने के बाद वहां से पत्थरभुज बाबा से मिलने चली गई। जब यामिनी ने पत्थरभुज बाबा को ये बताया कि उसके साथ कल रात को क्या हुआ था, तो पत्थरभुज बाबा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया और कहा, यामिनी, ये तो किसी औषधि का असर लगता है। यामिनी कुछ समझ नहीं पाई। उसने पत्थरभुज बाबा से चौंकते हुए पूछा, औषधि? मैं कुछ समझी नहीं बाबा। बाबा ने समझाते हुए कहा, यही कि तुम्हें ऐसी कोई औषधि दी गई थी जिससे तुम्हारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाए। याद करो कि कल तुमने क्या क्या खाया और क्या पिया था। यामिनी ने दिमाग पर बहुत जोर डाला, लेकिन बहुत याद करने के बाद भी उसे याद नहीं आया कि रेशमी ने उसे चाय भी पिलाई थी, क्योंकि वो औषधि कुछ इस तरह ही असर करती थी कि इस औषधि को लेने के बाद का और कुछ देर पहले तक का कुछ भी याद नहीं रहता था। इसीलिए यामिनी को चाय बिल्कुल याद नहीं आ रही थी। यामिनी ने सोचते हुए कहा, बाबा, कल तो दावत थी घर पर, तो कल के दिन तो बहुत कुछ खाया था। इस पर बाबा ने कहा, फिर तो मुश्किल है ये पता लगाना कि वो औषधि तुम्हें किसने पिलाई होगी। इस बात को दरकिनार करते हुए यामिनी ने बाबा से कहा, पर बाबा, ये सब कब तक चलेगा? कब तक मैं इसी तरह शिकार होती रहूंगी? कब तक मुझे हर रोज आपके यहाँ आना होगा? बाबा वैसे तो समझ गए थे कि यामिनी किस ओर इशारा कर रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने यामिनी से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो यामिनी? यामिनी अब तक अपनी आंखों में आंसू ले आई। आंखों से आंसू टपकाते हुए यामिनी ने कहा, बाबा, कहने को तो मैं आपकी सबसे प्रिय शिष्य हूँ, लेकिन आपकी प्रिय शिष्य होने के बावजूद भी मैं गांव में सबसे कमजोर नजर आती हूँ। सही कहा है किसी ने कि चाहे कोई ऋषि हो या राक्षस, एक औरत के आंसू सब पर असर करते हैं। उसी तरह यामिनी के आंसुओं ने भी पत्थरभुज बाबा पर अपना असर करना शुरू कर दिया था।
यामिनी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आपसे कितनी बार कहा है बाबा कि मुझे कम से कम कुछ ऐसी विद्याएं सिखा दो जिससे मैं अपने आप और अपने परिवार पर आने वाले संकट को तो टाल सकूं, पर नहीं, आप हमेशा मुझे यहाँ से खाली हाथ ही भेज देते हैं। इस पर बाबा ने कहा, मैं तो तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि इसका उपाय सिर्फ उस किताब में है। इस पर यामिनी ने कहा, हाँ जानती हूँ बाबा कि आपने कहा था ऐसा, लेकिन उस किताब को ढूंढते ढूंढते पागल हो चुकी हूँ मैं। पता नहीं चंद्रकला ने उस किताब को कहाँ पाताल में छुपा दिया है। तो क्या उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है? कोई तो उपाय होगा ना बाबा? बाबा ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। तो यामिनी ने अपना एहसान याद दिलाते हुए कहा, आपके सबसे कठिन समय में मैंने ही आपकी मदद की थी, लेकिन आप मुझे मेरे सबसे कठिन समय में अकेला छोड़ रहे हैं। ये बात पत्थरभुज बाबा के अंदर घर कर गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर सोचकर आंखें खोलते हुए कहा, एक उपाय है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल। यामिनी ने तुरंत पूछा, क्या बाबा? बाबा ने जवाब देते हुए कहा, इसके लिए मुझे टीले वाले बाबा के पास जो बोतल में कैद मालती का साया है वो चाहिए। ये सुनते ही यामिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर क्यों चाहिए पत्थरभुज बाबा को मालती का काला साया, और कैसे लेकर आएगी यामिनी मालती के काले साए को? और आखिर क्यों रेशमी गांव वालों के मन में डर बनाए रखना चाहती है?